हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के फुल सिलेक्शन प्रोसेस की। क्योंकि अपने चैनल पर अभी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो या तो अभी केवल 11th 12th पास आउट हैं या वो अभी 11th 12th में हैं और उनके मन में एग्जाम को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पूछते हैं कि अगर जैसे मैंने एक्स एंड वाई का फॉर्म बोथ फिल किया है तो मैं अगर वाई फेल होगा तो मैं दोनों फिल जाऊंगा। देखो यार, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और मुझे लगता है कि आप आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे अपने एग्जाम को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फुल सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मुझे लगता है कि इसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप सभी को फॉर्म फिल करना होता है। अगर देश की यानी कि कंट्री की सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो साल में वैकेंसी 2 बार आती है, राइट। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो वैकेंसी 2 बार आती है। फिलहाल इस वक्त कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो एयरफोर्स का एक फिक्स शेड्यूल था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर इस वक्त देश की जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल होती तो यहाँ पर 2 बार वैकेंसी आती है और इसका एग्जाम मार्च और सितंबर के महीने में होता है, जो कि 19 से 23 इसकी डेट भी फिक्स होती थी अगर सिचुएशन नॉर्मल होती थी तो। लेकिन यहाँ पर कोरोना पेंडेमिक की वजह से कुछ भी देखो सही नहीं चल रहा है, राइट। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 2022 तक सिचुएशन बिल्कुल देश की नॉर्मल हो जाएगी और फिर से एक वही फिक्स शेड्यूल फॉलो होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स हमेशा फॉलो करता है। और इस वक्त जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार रैली भर्ती निकाली गई थी, राइट। वो रैली भर्ती इसलिए निकाली गई थी क्योंकि एयरफोर्स को साल में 2 बैच तैयार करने होते हैं। तो पहला बैच तो उन्होंने जुलाई में मतलब भेज दिया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन दूसरा बैच उनका तैयार नहीं हो पाया था, इसीलिए उन्होंने रैली भर्ती निकाल कर और जो पिछली बार मेरिट आउट हुए थे उनको लेकर एक नया बैच बनाया था और उन्हें ट्रेनिंग पर फरवरी में भेज दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार भी अपना बैच काफी लेट हो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। तो वैकेंसी साल में 2 बार आती है और यहाँ पर समझने वाली बात यह कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है एक्स एंड वाई का, यानी कि आपको एक्स का फॉर्म फिल करना है या आपको वाई का फॉर्म फिल करना है या आपको एक्स वाई बोथ का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती एक्स वाई बोथ के लिए। वहां पर 3 ऑप्शन होते हैं, पहला होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का और तीसरा होता है एक्स वाई बोथ का। तो अगर आप केवल एक्स फिल करते हो, फिलहाल ये बातें आगे करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फिल करने के बाद का आपका फेस वन एग्जाम होता है। फेस वन में क्या होता है बेसिकली, आपका अगर आपने केवल एक्स फिल किया तो आपका पेपर होगा 60 मिनट का, अगर आपने वाई फिल किया तो आपका पेपर होगा 45 मिनट का, और अगर आपने एक्स वाई बोथ फिल किया तो आपका पेपर होगा 85 मिनट का। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि पेपर में जो 60 मिनट है, 45 मिनट है, 85 मिनट, ये आपको इकट्ठा नहीं मिलता है, यानी कि सेक्शन वाइज टाइम बटा होता है। अगर आप एक्स के हो तो आपको फिजिक्स के लिए 20 मिनट मिलेगा, फिर आपको मैथ्स के लिए 20 मिनट मिलेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेगा। अगर आप वाई के हो तो आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेगा और रागा के लिए आपको 25 मिनट मिलेगा। और अगर आप एक्स वाई बोथ के लो तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर फिजिक्स आएगा, आपको उसके लिए 20 मिनट मिलेगा। फिर वो सबमिट होने के बाद आपके कंप्यूटर पे मैथ्स आएगा, उसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपके सामने इंग्लिश आएगा, उसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। और उसके बाद आपके सामने रागा आएगा, उसमें आपको 25 मिनट मिलेगा। और यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो आपको एग्जाम सेंटर मिलता है फेस वन एग्जाम के लिए, ये डिपेंड होता है आपकी प्रेफरेंस पर। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपसे फेस वन और फेस टू दोनों के लिए 5 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस मांगे जाते हैं। तो आप वहां पर जो प्रेफरेंस देते हो आपको एग्जाम सेंटर उसी के हिसाब से मिलता है। फिलहाल इस बार किसी को यानी कि जो अभी एडमिट कार्ड इशू हुआ था, यानी कि एग्जाम डेट और सेंटर इशू हुआ था, उसमें किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली थी, राइट। लेकिन और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार मतलब जो अब नया एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी एग्जाम सिटी के। फिलहाल ये सारी बातें बात की हैं। तो आपको फॉर्म फिल करते समय हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी सिटी और अपने आसपास की सिटीज को ही डालना है फेस वन के लिए प्रेफरेंस में। बाकी फेस टू का सेंटर के लिए भी आपसे 5 प्रेफरेंस मांगा जाता है, यानी कि आप जो प्रेफरेंस देते हो फेस टू की एएससी के लिए आपको उसी एएससी पर फेज टू के लिए बुलाया जाता है। मैक्सिमम चांस में आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती है तो आपको सेकंड या थर्ड गारंटीड मिल जाती है। तो आपको फेज टू के लिए भी जो भी मतलब डालनी प्रेफरेंस 5 एएससी की, उन्हें सोच समझ कर डालना है कि वो मतलब बहुत ही दूर ना हो, राइट। लाइक आप मान लो यूपी से और आपने डाल दिया पश्चिम बंगाल, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप फेज वन क्वालिफाई कर लेते हो, सॉरी फिर से आ गया, अगर आप फेस वन क्वालिफाई कर लेते हो, हाँ, आपके एग्जाम के बाद 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आता है। और एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप दोनों की कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल होती है, यानी कि जैसे एसएसआर में क्या होता है कि कट ऑफ स्टेट लेवल होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की जो कट ऑफ वो ऑल इंडिया लेवल होती है, यानी कि सबकी कट ऑफ एक ही होती है। इसमें होता क्या कि आपकी एक कट ऑफ टोटल होती है और आपकी एक कट ऑफ सेक्शनल वाइज होती है, यानी कि
आपको सभी सब्जेक्ट में पास करना भी अनिवार्य होता है और आपको टोटल में पास करना भी अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह कि अगर आपने एक्स वाई बोथ फिल किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि काफी लोग के मन में कंफ्यूजन की, जैसे हमने एक्स वाई बोथ फिल किया तो अगर हम मान लो वाई में फेल हो गए तो क्या हम एक्स में फेल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप केवल एक्स में क्वालिफाइड हो तो आप केवल एक्स में क्वालिफाइड रहोगे, आप वाई में फेल रहोगे। अगर आप केवल वाई में क्वालिफाइड हो तो आप केवल वाई में क्वालिफाइड रहोगे, आप एक्स में फेल रहोगे। और अगर आप एक्स वाई बोथ में क्वालिफाइड हो जाते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश का पेपर एक ही होता है, तो आपको सिर्फ रागा एक्स्ट्रा क्वालिफाई करना पड़ता है एक्स वाई बोथ क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप एक्स वाई बोथ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक्स वाई बोथ में मतलब मिल जाता है। अब डिपेंड होता है कि वैकेंसी पर कि किसमें कितनी वैकेंसी है, राइट। तो वो आपको अपने मन से भी ट्रीट देते हैं। मान लो आपने एक्स वाई बोथ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको अब जो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा, अब ये आपके हाथ में नहीं है, अब ये टोटल हाथ में सीएसबी के। जैसे वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी और जैसा आपका स्कोर रहेगा वो आपको वैसे ही ट्रेड देंगे, राइट। आपका मान लो एक्स में अच्छा है तो आपको एक्स दे सकते हैं, आपको मान लो वाई में अच्छा है तो आपको वाई दे सकते हैं। बाकी यार वो डिपेंड टोटल उनके ऊपर वो मतलब आपको कौन सा ट्रेड देते हैं, राइट। तो 15-20 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है और अगर आप सक्सेसफुली एयरफोर्स का फेस 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो करीब 1 महीने बाद आपको फेस 2 के लिए रिस्पेक्टिव एएससी पर आपको बुलाया जाता है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस में डाली थी। मैंने आपको बता दिया कि आपसे 5 प्रेफरेंस मांगता है फॉर्म फिल करते समय एएससी के लिए, यानी कि आप फेस 2 कहां देने जाना है आपको, तो उनमें से आपको एक एएससी मिलती है। तो आपको एएससी पर बुलाया जाता है और एएससी पर लगभग दिन भर का होता है प्रोसेस फेस 2 का। मतलब कि लगभग आपका दिन भर का टाइम जाएगा एएससी के अंदर ही फेस 2 में, अगर आप सारे टास्क सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेते हो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी एंट्री के बाद आपका पीएफटी 1 होगा। पीएफटी 1 में आपकी केवल रनिंग होती है, फिर आपका पीएफटी 2 होता है। पीएफटी 2 में आपका पुशअप, स्क्वाट अप और शिटअप होता है। अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको एसआरटी के लिए एक बड़े से हॉल में ले जाया जाएगा। तो उसके बाद आपकी एसआरटी होगी। एसआरटी में क्या होता है, 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है और पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपका पेपर ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट में आपको अपना आंसर फिल करना होता है। आपके सामने घड़ी लगी होती है तो वहां पर आप अपना टाइम देख सकते हो कि अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अगर आप एसआरटी भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका काफी समय चला जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है जीडी के लिए, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सब कुछ सही रहता है तो आपको जीडी के लिए बुलाया जाता है। अब जीडी में क्या होता है मैंने सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हो, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो सक्सेसफुली आप फेस 2 के सारे टास्क क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिर उसके बाद फेस 2 के बाद आपको फेस 3 के लिए बुलाया जाता है। फेस 3 में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब फेस 3 मतलब कि कहां होगा, किस एएससी पे होगा, ये डिपेंड होता है आपके फेस 2 वाली एएससी पर। लगभग हर एक एएससी का फेस 3 का मेडिकल सेंटर फिक्स होता है, यानी कि किस एएससी का मेडिकल कहां होगा ये टोटली फिक्स होता है। जैसे मान लो 10 एएससी बीटा का गोरखपुर में या कानपुर में या प्रयागराज में होता है, राइट। तो हर एक एएससी का मेडिकल सेंटर फिक्स होता है कि किस एएससी का मेडिकल कहां होगा। तो आपको जब फॉर्म भरते समय देख लेना है कि आपको मतलब कौन सा मतलब सुविधाजनक रहेगा, कि ताकि आपको मतलब बहुत ही दूर ना जाना पड़े ट्रेवल करके, राइट। तो आप फॉर्म भरते समय थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का कि आप प्रेफरेंस क्या दे रहे हो, राइट। तो देखो यार मेडिकल एग्जामिनेशन में काफी कुछ होता है, इसकी एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। मैंने इसमें जानबूझकर इसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यार अगर मैं आपको शॉर्ट में मतलब बता दूं पढ़ के जो लिखा होता है नोटिफिकेशन में कि ये होता है वो होता है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा टाइम मिलेगा तो। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप फेस 1 फेस 2 दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फेस 3 में मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ध्यान रखना ये फेस 3 है, मतलब कि मेडिकल भी मैटर करता है। तो आप हमेशा से मतलब आप ध्यान देना कि आपकी मतलब बॉडी कहीं से भी डैमेज ना होने पाए, क्योंकि आप मान लो कुछ आपकी मान लो शरीर में कहीं भी चोट लग गई, बॉडी में कहीं भी चोट लग गई है तो यार अभी तो ठीक है, वो बाद में आपको दिक्कत कर सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में। तो आपको याद रखना है कि आपको बहुत ही ध्यान से रहना है, बहुत ही आपको केयरफुली रहना है। अब मेडिकल में क्या होता है कि मान लो आपको किसी छोटे से पॉइंट में आपको रीमेडिकल मिल गया तो रीमेडिकल के लिए आपको जैसे मान लो कोई बड़ा पॉइंट तो आपको 21 डेज का टाइम मिलता है, राइट। तो रीमेडिकल का सेंटर भी लगभग सभी सेंटर के फिक्स होते हैं कि आपको रीमेडिकल कहां दिया जाएगा। तो आपको प्रयास करना है कि आप पहली बार में क्वालिफाई कर लो। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप उसे दोबारा सही करवा करके रीमेडिकल में भी क्लियर कर सकते हो। रीमेडिकल में भी ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पर क्लियर नहीं होता है, रीमेडिकल में भी लगभग बहुत से लोगों का क्लियर हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो।
अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है पीएसएल के लिए। फाइनली आप फेस 1 क्वालिफाई कर लेते हो, आप फेस 2 क्वालिफाई कर लेते हो, आप फेस 3, यानी कि आप तीनों फेस क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद एयरफोर्स क्या होता है ना कि आपको पीएसएल की डेट आपके फॉर्म फिलअप के समय नोटिफिकेशन में आपको दे देते हैं, यानी कि जैसे आप मान लो वैकेंसी आती है तो जो नोटिफिकेशन होता है उसी में पीएसएल की डेट मेंशन होती है कि आपकी पीएसएल कब आएगी। बेसिकली 31 अप्रैल को या 31 दिसंबर को आपकी पीएसएल आती थी 2020 तक, लेकिन अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से चेंज हुआ है, तो अभी थोड़ा सा कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि पीएसएल कब आती है, राइट। तो आपको यही जान जान के रखना है कि पीएसएल की डेट आपकी नोटिफिकेशन में मतलब मेंशन होती है कि आपकी पीएसएल इस डेट को आएगी। तो अगर आप फेस 1 फेस 3 फेस 2 फेस 3 तीनों क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपकी पीएसएल आती है। अब पीएसएल होता क्या है, देखो यार पीएसएल में क्या होता है, जो जो आपका एग्जाम कट ऑफ होता है, यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपके एक एग्जाम की कट ऑफ बनती है, जो आपकी एग्जाम की कट ऑफ होती है पीएसएल में भी वही कट ऑफ मेंशन होती है, ठीक है। पीएसएल में भी आपकी वही कट ऑफ मेंशन होती है, यानी कि पीएसएल की कट ऑफ मतलब अलग से नहीं होती है। तो पीएसएल की कट ऑफ देखकर आपको खुशी या दुख नहीं होना है। पीएसएल कट ऑफ आपकी एग्जाम वाली कट ऑफ ही होती है। पीएसएल में होता क्या है कि अगर आपने फेस 1 और फेस 2 दोनों क्वालिफाई कर रखा है, अगर आपने फेस 1 और फेस 2 दोनों क्वालिफाई कर रखा है, भले ही आप मेडिकल में आउट हो गए, ठीक है, भले ही आप फेस 3 में आउट हो गए, तब भी आपका पीएसएल में नाम आता है। यानी कि अगर आप सिर्फ फेस 1 और फेस 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो पीएसएल में आपका नाम आता है। एक तरीके से पीएसएल में आपको आपकी रैंक प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि आपकी ऑल इंडिया में क्या रैंक है, यानी कि जो आप स्कोर करते हो रिटन एग्जाम में उसकी रैंक आपको पीएसएल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। तो फिलहाल जो लोग फेस 1 फेस 2 दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं सभी का नाम पीएसएल में होता है। मेन होता है आपका इनरोलमेंट लिस्ट। इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर इनरोलमेंट क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं कि पीएसएल में सबका नाम रहता है, सिर्फ आप फेस 1 फेस 2 अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो जो लोग फेस 2 में आउट हो जाते हैं उनका नाम पीएसएल में नहीं आता है, ठीक है। जो लोग फेस 2 में आउट हो जाते हैं उनका नाम पीएसएल में नहीं आता है। तो देखो यार इनरोलमेंट क्या होता है, पहले यानी कि करीब 2018 तक मेरिट लिस्ट होती थी, लेकिन उसके बाद उसे हटाकर इनरोलमेंट लिस्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी मतलब सेम वही होता है, मेरिट लिस्ट वाला सिस्टम ही, इसमें भी आपका एक कट ऑफ मार्क्स मतलब बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितनी वैकेंसी होती है उससे ज्यादा बंदे पास होते हैं, राइट। तो एक कट ऑफ मार्क्स बनता है एनरोलमेंट के लिए, और इसे आप मेरिट लिस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम एनरोलमेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी एज इसके टाइम तक 21 प्लस नहीं होनी चाहिए, राइट। आपकी एज 21 प्लस तक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी 2-3 होते हैं इंस्ट्रक्शन जो कि मतलब मैंने यहाँ नहीं बता रखा है, वो मतलब नॉर्मली होता है, सिंपल सा आप इसे बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है ना कि अगर आपके मतलब मार्क्स ठीक ठाक हैं तो इसमें आपका नाम आ जाएगा, और अगर इसमें आपका नाम आ जाता है तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप के लिए। अब आपको यहाँ पर बात याद रखने की, मान लो आपका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आया, मान लो इस बार का टॉप 43 थी, राइट, और मान लो इस बार की एनरोलमेंट लिस्ट चली गई 45 मार्क्स, मान लो इस बार की पीएसएल सॉरी एनरोलमेंट चली गई 45 मार्क्स और आपके 44.75 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपकी मतलब थोड़े से ही मार्क्स कम है तो इसके बाद एक लिस्ट और आती है जिसे हम बोलते हैं स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई के थ्रू भी आपका क्लियर हो सकता है, आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी अगर आप इसमें अगर आप स्टैंड बाय में भी नहीं आते हो तो सिंपल से बात याद रखो कि आप मतलब आउट हो गए हो, आपको दोबारा फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आपको फेस 1 फेस 2 फेस 3 सब कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप प्रयास करो कि रिटन एग्जाम के दौरान आप थोड़ा सा अच्छा मार्क्स करो ताकि आपको इस लिस्ट में कोई दिक्कत ना आए। तो ये रहा एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फुल सिलेक्शन प्रोसेस, एंड आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा और आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं होगा एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो इसमें बताने में तो आप पूछ सकते हो, फिलहाल मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। तो आई होप आप सबके मन में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरे पास इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहां पर सबका रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।